शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है किस्मत की लहरें। अरे कहाँ थे? कितनी देर हो गई? क्या तुमको इसका कुछ एहसास भी है? 3 घंटे से अधिक हो चुके हैं। अब तक तुमने कुछ खाया या पिया है, या बस ऐसे ही समय बिता रहे हो? आज तो तेरी पिटाई लगाती हूँ। गुस्से से भरी हुई सुरेखा आई और उसकी पीठ पर मारते हुए बोली, कैसे लाल हुई आंखें? नदी नहीं गया था ना? सच बताना, नहीं तो बहुत मारूंगी। नहीं दादी, नदी नहीं गया था। वो कल गया था ना, जब तुमने मुझे बहुत मारा था, उसी समय से लाल है। चंदू ने सुरेखा के हाथ से अपने बाल छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसकी लाल लाल मासूमियत भरी आंखें अदाकारियां दिखाती और दादी रोज की तरह पुनः भ्रम में पड़ गई। पीड़ा उतर आई उसकी आंखों में। अरे मेरा बच्चा, तू ही तो मुझे सताता है, नहीं तो मैं तुझे क्यों मारती? बता भला। तेरी माँ सिर पर सब्जी की टोकरी धरे गली गली भटकती है पूरे दिन, तब कहीं जाकर 2 जून की रोटी का इंतजाम हो पाता है। तू बेटा तेरा का हुआ, स्कूल में तेरे पाँव नहीं ठहरते, निरंतर इधर उधर घूमता रहता है, घर से पैसे चुराकर चिप्स खा जाता है, उसी पैसे से कोई फल खा लेता तो तेरे अंग में भी लगता। तेरा भाई भी तुझे देखकर बिगड़ता जा रहा है। ऊपर से यह नदी पार करने का शौक। लगता है किसी दिन तू हमें जी भर कर रुलाएगा। अभी तेरे पिता का दिया घाव रिस ही रहा है। बेटा लगा उसे खुरचने, और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाती रही वह। अच्छा चल, जा मुंह हाथ धोकर आ, मैं खाना गर्म कर रही हूं। उसे अपने आप पर शोभ हुआ। वह रसोई की ओर बढ़ी। चंदू मुंह हाथ धोकर आया। दादी ने बैठाकर भर पेट चावल सब्जी खिलाई, ऊंच नीच समझाती रही। अब कहीं मत जाना। तुम्हारी माँ खाना खाने आएगी तो घर में ही मिलना, नहीं तो बेचैन हो जाएगी। और वह कहाँ है मिंटू? लगता है आज भी स्कूल नहीं गया। गया रे, दोनों का साल बर्बाद हुआ। क्या लिखकर लाई हूं कि किस्मत में ऐसी संतान मिले जो मेरे जीवन भर एक पल भी शांति से जीने नहीं दे रही। और अब 2 ऐसी संतानें छोड़ गया जो कुछ समझने की कोशिश नहीं करती। दादी, आज वह स्कूल गया है, मुझे पता है, चिंता मत करो। आज यदि स्कूल न जाकर कहीं कोई बदमाशी करता मिला तो मैं उसे अच्छी तरह समझाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। उसे अपनी शरारतें भूलकर बड़ों की तरह बातें करता देखकर सुरेखा मन ही मन मुस्कुराई। तू अपना तो देख पहले, तू ही ठीक हो जाए तो वह भी सुधर जाएगा, उसने कहा। बस दादी बस, तुम सबको तो मैं सबसे बुरा लगता हूं। वह दुखी हो गया था। भोजन करके कुछ देर तक आंगन में बैठा रहा, बिही के पेड़ की छाया में। दादी काम में लग गई। बरसात का मौसम था।
सुबह तेज वर्षा हो चुकी थी। घर की छतें, दीवारें, आंगन, मैदान, सड़कें सभी गीली थी। गड्ढों में पानी भरा था। थोड़ी दूर पर ही अरपा नदी का परिपथ था, जिस पर एक विशाल पुल बनकर तोरवा से राजकिशोर नगर को जोड़ा गया है। साथ ही यह पुल अरपा के इस पार को उस पार से जोड़ने का काम भी करता है। पुल के इस पार पुराना किला है, जहां छायादार चबूतरे हैं। किले के पहले ही वह लाल ईंटों का कुआं है। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में यहाँ सजायकता को कड़ी सजा दी जाती थी। उसके पहले सड़क के बहुत नीचे एक तालाब है, जहाँ हरा जल भरा रहता है। तोरबा भर की गंदगी यहीं डाली जाती है। कभी सिंगाड़े की लताएं पानी को पूरा छापे रहती हैं, कभी हरी काई। अब तो इससे सट कर शाही कंस्ट्रक्शन कॉलोनी बन गई है। पहले इधर कोई आता जाता नहीं था। पुल से थोड़ा सा आगे एक मकान है, बड़ा सा, पुराना, किंतु सही सलामत। सब वहां जाने से डरते थे। डरते रहे भाई, चंदू के लिए तो माँ के आंचल जैसा है वह। जब भी दादी जी उसे किसी गलती पर मारने के लिए खोजती है, इसी में जाकर छिप जाता है वह। आदमियों से अच्छे तो चमगादड़, चूहे और बाकी जानवर जो वहां हैं, वह उससे डरते रहते हैं, ना कि मुंह से जहर उगलते हैं। मुंह से निकलने वाले जहर का स्वाद बहुत अच्छी तरह जानता है वह। उसी से तो पापा एक दिन अचानक उन लोगों को छोड़कर कहीं और चले गए थे। यही तो है वह आंगन। समय भी यही रहा होगा। जब वह स्कूल से आया, दादाजी जी जान से चीख चिल्ला रहे थे, नहीं लिखता घर तेरे नाम, जा कमा कर बना ले, पाल अपने परिवार को। पेंशन के रुपए भी चुरा ले जाता है और दारू में उड़ा देता है। 6 आदमी का खर्च है, कहाँ से पूरा करूंगा। एक घर है जहां भूखे भी हम इज्जत से सो तो सकते हैं। नाम से कर दूं, जिसे बेच बाच कर खाली हो जाए। बैठा देना फिर पत्नी और बच्चों को भीख मांगने, या बेच देना बच्चों को। उनके होठों के कोनों से फेन निकल रहा था। बूढ़ी काया कांप रही थी। हाँ हाँ, सब कर लूंगा, पहले मेरे नाम तो करो। हाथ से एक पैसा छूटता नहीं। स्वर्ग जाओ जल्दी, ताकि जगह खाली हो। आज तो मैं फैसला करके ही मानूंगा, घर लिख दो, नहीं तो हमेशा के लिए कहीं चला जाऊंगा। मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे। वह अपनी माँ के पीछे छिप गया था। तेरा यहाँ रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता अयोग्य। भगवान किसी को भी तेरी जैसी संतान ना दे। तेरे रिश्तों का एकमात्र संबंध तो शराब से है, शराब और सिर्फ शराब। रोज रोज क्या धमकाता है, जा जहां जाना है। बाप बेटे में हाथापाई भी हुई थी। जब दादाजी जमीन पर गिर पड़े, तब जाकर दादी ने सबसे गुहार लगाई,
अरे भैया, मुंह क्या देख रहे हो, रोको उसे, आज तो यह अनर्थ करके रहेगा लग रहा है। वे स्वयं भिड़ गई थी बेटे से, किंतु दूसरे ही पल धक्का खाकर दूर गिर पड़ी। कई लोगों ने मिलकर दादाजी को छुड़ाया और पापा को घसीट कर दूर ले गए थे। झगड़ा जरा शांत हुआ, सब अपने अपने घर गए। अलबत्ता किस्से यहीं के चल रहे थे घर पर। पापा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जब कोई देख नहीं रहा था, पापा वहां से चले गए। बूढ़े को धन दौलत की माया ने घेर रखा है। बेटा कहीं चला गया, परंतु घर उसे नहीं दिया। अब रहें पसर कर, कोई कहता। उसके बेटे के बारे में भी तो तुम जानते ही हो, कितने दिन घर अपने पास रखता, कहाँ जाता बूढ़ा सबको लेकर, कोई दूसरा समझाता। दादा दादी दिन रात खुद को कोसते, आंसू बहाते। माँ पागल की तरह रोती चीखती, पहले भी रोती चीखती थी वह। दादी और दादा को दोषी समझ रही थी। घर उनके नाम कर देते तो क्या वो खा जाते? इतने भी मूर्ख नहीं थे। घर को गिरवी रखकर काम धंधे के लिए कुछ रुपया ही जुटाते। ये तो ऐसा चाहते हैं कि दूसरे इनके आगे हाथ पसारते रहें। बुरी नहीं लगती थी माँ बिना श्रृंगार के। आज के जमाने की गरीब बेवा, उसके लिए कपड़ा शरीर ढकने के लिए है, रंग चाहे जो हो। सफेद पहनना आवश्यक है तो क्या बिना पैसे के कोई दे देगा? जो है उसे ही पहनना है। दादा दादी के प्रति चिढ़ के कारण ही उसने कुछ रुपए खर्च किए, जो उसके पति के काम के समय किसी किसी ने व्यवहार में दिए थे, और सिर पर सब्जी की टोकरी उठाए गली मोहल्ले में घूमने लगी। देखो बुढ़े बुढ़ी को, बेवा बहू को छोड़ दिया भटक कर सब्जी बेचने के लिए। इसी गुड़ के कारण तो बेटा गया और कभी लौटा भी नहीं। चौक चौराहे ऐसी ही बातें चलती। चंदू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ना तो घर ना ही स्कूल, दोनों जगह आलोचना मिलती। पढ़ाई में शुरू से ही उसका मन नहीं लगा। घर बांधकर भेज भी दिए दादा दादी तो जब तक स्कूल में रहता कक्षा में किसी प्रकार का काम न होने देता। अच्छा करते भी बुरा होता है उसके साथ। आ गए, आज हो गई पढ़ाई, कहाँ थे इतने दिन? दांतों को क्या हो गया? गुटखा खाते हो? कॉपी पूरी की? गणित हल किया? कविता याद की? चलो पढ़कर सुना। उसके हर मौन का फल 2-4 बेत लानत मानत। मैडम, चंदू ने मुझे चिकोटी काटी। मैडम, चंदू ने मेरी कॉपी ले ली। मैडम, चंदू ने मुझे धक्का दिया। मैडम, चंदू ने मुझे गाली दी। इन शिकायतकर्ताओं में उसका छोटा भाई मिंटू सबसे आगे रहता। मुसीबत में आदमी भाई का सहारा लेता है। अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए चिकोटी से अच्छा क्या है? भाई है, जरा सरकाने के लिए छू लिया तो धक्का हो गया। पुस्तक कॉपी क्या गैरों की लेता है चंदू?
समझता नहीं है मिंटू। अधिक बहस का अंत होता है कक्षा में पटका पटकी, और अंत में मिंटू को रोते सिसकते मैडम से शिकायत करना और चंदू का बस्ता छोड़कर आधी छुट्टी में भाग जाना। बस्ता मिंटू ही ले आता। वह पुल के पास पहुंचकर ऊपर से नदी को अपलक निहारा करता। ऊंची नीची लहरें एक दूसरे के पीछे ना जाने कहां पहुंचने की जल्दी में रहती। आपस में गले मिल मिलकर ना जाने क्या कहती हैं। कभी हर हर की आवाज तो कभी छल छल और कल कल। बरसात में जब मोटी मोटी बूंदें पानी पर गिरती तो विष्णु जी के चक्र के समान छोटी से बड़ी और बड़ी होती जाती। बरसात के कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जब अरपा पाटो पाट होती है। वर्ष के ज्यादा दिन वह सूखी रहती, अपने रेत के आंचल के नीचे जल छिपाए। जैसे दादी पेंशन के कुछ रुपए पैसे पेटी में छिपा कर रखती हैं, आपदा विपदा के लिए। पुल के पास कम से कम इतना पानी तो रहता है कि मवेशी पी लें या तोरवा के शरारती बच्चे कूद कूद कर नहा सकें। हवा चलती तब शरीर में ठंडी छुरछुरी होने लगती। नदी का पानी हवा की दिशा में लहरों के साथ डोलता दिखाई देता। तूफान में पेड़ों की डालियां ऐसे हिलती जैसे होली में नगाड़ा बजाते समय पापा के बाल ऊपर नीचे होते, लहराते और फिर अपनी जगह पर आ जाते। वह भीगता हुआ या तो पुल पर टहलता या पुल की दीवार पर बैठ जाता। फिर घाट पर जाकर घंटों नहाता, तैरता। नदी हर खेल में उसका साथ देती। उसका हर स्पर्श प्यारा लगता उसे। कभी सांसें रोककर अंदर ही अंदर दूर निकल जाता, कभी किनारे से दौड़कर कूदता नदी में। फुहार सा उठता, तेजी से हाथ पैर चलाता। उसके कुछ और भी साथी बन गए थे। उस दिन नहाने के बाद चंदू पुल की दीवार पर बैठा सोच रहा था कि शाम हो गई है। आंखें एकदम लाल और भौहें सीधी तन गई हैं। दादा दादी समझ जाएंगे कि वह नदी गया था। डरते हैं ना उसके डूब जाने की आशंका से। आने जाने वाले दादाजी को बता आए हैं कि चंदू पुल पर अकेला बैठा भीग रहा है। वे तत्काल छाता लिए पुल की तरफ निकले। उनके एक हाथ में छड़ी थी। वे चिल्ला चिल्ला कर डांट रहे थे, मरेगा, बीमार पड़ेगा तो इसको कौन आएगा इसका इलाज कराने। बेटा तो छोड़कर चला गया इस बदमाश को मेरे पास। आज तो इसे सुधार कर ही दम लूंगा, जिए चाहे मरे। उनकी तेज चाल बता रही थी कि आज चंदू की खैर नहीं। दाईं तरफ देखा तो ट्रकों की लाइन लगी थी। शायद एनटीपीसी के लिए मशीनें आ रही थी। विशालकाय अनगिनत चक्कों वाली
थोड़ी सी जगह बची थी जिसमें राजकिशोर नगर के लोग आ जा रहे थे। तोरवा की ओर दादाजी। कुछ समझ में नहीं आया था चंदू को। आप देखा न ताब झप से कूद पड़ा भरी पूरी अरपा में। कूदते ही तैरने लगा। शिव मंदिर के आगे जाकर तैरता हुआ किनारे पानी से बाहर निकल आया। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसने कपड़ों से पानी निचोड़ते हुए सहमी दृष्टि पुल के ऊपर डाली। उसे लगा वहां बड़ी भीड़ जमा है। दादाजी की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ उसे। लगता है कोई दुर्घटना हुई। वह दादाजी का गुस्सा भूलकर दौड़ पड़ा पुल के ऊपर। जाकर देखता है तो दादाजी बेहोश पड़े हैं। लोग उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो हवन की राख डालने आया था नदी में। कुछ गिरा नदी में, बस ये हाय मेरा बच्चा कहकर गिर पड़े। एक व्यक्ति बता रहा था। हटो हटो सब लोग, मेरे दादाजी हैं ये। सबको हटाता हुआ चंदू दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी आंखें खोलिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। वह उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर रिक्शे में डालकर पास ही स्थित जेजे हॉस्पिटल लेकर गया। होश में आने के बाद दादाजी का रोना चंदू को अपराध बोध से ग्रसित कर गया था। मेरे बच्चे, तुम ही लोगों को देखकर हम अपने बेटे के गायब हो जाने का गम सहकर भी जिंदा हैं। आज यदि तुझे कुछ हो जाता तो? हम तुझे खतरे से बचाना चाहते हैं और तूने छलांग लगा दी। मैं नदी के बारे में जानता हूं दादाजी। आपके गुस्से से मैं डर गया था। चंदू भी रोने लगा था। उसे लगा था कितना प्यार करते हैं वो उससे। रोज रोज की डांट टपट के अंदर आखिर इतनी कोमलता कैसे छिप जाती है। दादाजी अच्छे हो गए, किंतु चंदू को रोमांच का जो नया अनुभव उस दिन हुआ, उस अनुभव से वह रोज गुजरना चाहता था। जब तक नदी में पानी रहता, सुबह से शाम तक वहीं डेरा रहता। अनगिनत बार पुल से छलांग लगाता, तैरता हुआ दूर तक निकल जाता। फिर पुल के पास से ऊपर चढ़ता, फिर छलांग लगाता। उसकी देखा देखी उसका मित्र संजू भी पुल से छलांग लगाने का अभ्यास करने लगा। कई लोग पूजन सामग्री ठंडा करने आते। ये दोनों उन्हें फिसलन कीचड़ से बचाते हुए उनकी सामग्री बीच धार में डालकर ठंडा कर देते। कुछ फल या कुछ रुपए उन्हें मिल जाते, जिससे नाश्ता कर पुनः डट जाते मोर्चे पर। दादाजी अब तो उससे कुछ बोलते हुए भी डरने लगे थे। अपने बाप पर ही गया है, जाए जो करता है करे। नहीं पड़ेगा तो मत पड़े, जिए दुनिया में, रिक्शा तो चला ही लेगा। वे हारे हुए स्वर में बुदबुदाते। उस दिन शाम ढले मिंटू आया, परंतु चंदू को उसे मारने का अवसर ना मिला। वह मां के सिर की टोकरी उठाए आ रहा था। बिकने से बची सब्जियां थी उसमें। खराब होने वाली सब्जियां बनाएगी मां।
बची हुई सुबह बेचती हुई बाजार जाएगी, फिर नई सब्जी खरीद कर बेचती हुई घर पहुंचेगी। वह घर में ही बना रहा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। मिंटू बीच बीच में स्कूल चला जाता। पढ़ने में तो वह भी चंदू जैसा ही था, किंतु शरारतों में कुछ पीछे था। सरकार की फेल न करने वाली नीति के सहारे मिंटू 7वीं पास हो गया। चंदू लटक गया। अपने अहंकार के कारण परीक्षा के दिन भी देर से पहुंचा था। शिकायतें आ रही थी। शिक्षिका ने डांट फटकार लगाई। बस कॉपी पेन फेंक कर भाग खड़ा हुआ। बाकी दिन अनुपस्थित रहा, जिसके कारण वह कक्षा 7 में ही रुक गया। दूसरे वर्ष उसने स्कूल जाने वाले रास्ते से गुजरना भी मुनासिब ना समझा। पुल से कूदने के साथ और कई तरह के पाठ वह पढ़ रहा था, घूम घूम कर। अब तो माँ मिंटू को उसके साथ ना रहने की हिदायत देती रहती। उसके साथ घूमेगा तो तू भी स्कूल छोड़कर बैठ जाएगा। कम से कम जीने खाने लायक तो कुछ पढ़ लिख ले। उसे आघात लगता, चुपचाप सहता। वह उखड़ता तब पूरा परिवार खामोश रह जाता। गणेश विसर्जन का दिन था। लोग बाजे गाजे के साथ आ रहे थे। पूरा वातावरण गणपति बप्पा की जय जयकार में गूंज रहा था। छठ घाट बिजली की रोशनी से नहाया हुआ था। दोनों मित्र सुबह से ही डटे हुए थे। खाने को प्रसाद, नाचने को डीजे का कान फाड़ू म्यूजिक। कोई गम नहीं है दुनिया में। जीवन, नृत्य, संगीत और खुशी है। बहुत सुंदर है जीवन। फिर क्यों भाग जाते हैं लोग इससे दूर? पापा क्यों भाग गए? उसने इस प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ा था। नाचते नाचते थक गया तो नदी की धार में तैरने लगा। उससे जी भर गया तो पुनः पुल पर आ गया। उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था और वह सारी खुशियों का अनुभव कर लेना चाहता था। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ और भी बहुत सारे गाने बज रहे थे। लोग सुध बुध भूले नाच रहे थे। भीड़ इतनी कि जे हॉस्पिटल के पास से लेकर पूरा पुल, छठ घाट जैसे केवल चंद सैलाब एक एक गणेश जी की मूर्ति धीरे धीरे अपनी अपनी झांकियों के साथ जल तक पहुंचती और फिर कई लोग मिलकर गहरे जल में मूर्ति विसर्जित कर मूर्ति के अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि लेकर जयकारे के साथ तट पर आते। गुलाल की तो जैसे वर्षा हो रही थी। कीचड़ में कोई फिसल कर गिरता, कोई संभलता, फिर कोई गिरता। चंदू बड़े ध्यान से देख रहा था सब कुछ। अरे ये क्या? उस आदमी को देखो, तेज धार में बहने लगा, डूब रहा है लगता है। वह कूद पड़ा था पुल से नदी में। डूबने वाले को जा पकड़ा था उसने। संयोग से उस व्यक्ति के बाल आ गए थे चंदू के हाथ में। उसे खींचता तट तक ला रहा था।
तट पर खलबली मच गई थी। अरे वह डूब रहा है, एक बच्चा कूदा है बचाने, भगवान उसकी रक्षा करे। और भी तैराक कुछ करने की सोच रहे थे। तब तक हाँफता हाँफता चंदू उस व्यक्ति को तट तक खींच लाया था। वह एक अधेड़ व्यक्ति था। लगता है तेज धार के कारण पैर उखड़ गए थे उसके। वह डूबने लगा था। वह बहुत पानी पी चुका था। मीडिया वालों ने घेर लिया चंदू को। धड़ाधड़ उसकी तस्वीरें खींचे जाने लगी। टीवी पर लाइव प्रसारण होने लगा। देखिए कैसे इस बहादुर बच्चे ने एक व्यक्ति की जान बचाई, अपनी जान पर खेलकर। अभी अभी CCN आदि चैनलों के संवाददाताओं ने उससे कई तरह के प्रश्न पूछे थे। आप कैसे यह सब कर सके? बस एक डूबते व्यक्ति को बचाया है मैंने, और कोई बात नहीं है। आपने तैरना कैसे सीखा? क्या नाम है आपका? क्या पढ़ते हैं? कहाँ रहते हैं? तरह तरह के प्रश्न थे, परंतु प्रश्न वैसे नहीं थे जिनका उत्तर चंदू के पास ना हो। वह पल में हीरो बन गया था। पुरस्कारों की झड़ी लग गई। टीवी देखकर घर एवं मोहल्ले के लोग भी उसे ढूंढते आ पहुंचे। उसे कंधे पर उठा लिया गया था। डूब रहे व्यक्ति की जान बच गई थी। प्रभारी मंत्री ने अपने हाथों से उसे 1000 रुपए का पुरस्कार दिया। स्कूल के शिक्षकों को गर्व हुआ था अपने स्कूल के विद्यार्थी पर। उस वर्ष गणतंत्र दिवस पर उसे राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मिंटू के साथ माँ भी गई थी रायपुर। जब उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा था, मैं अपनी माँ के साथ हेलीकॉप्टर से आकाश की सैर करना चाहता हूँ। उसने आकाश से धरती को देखा था। भवन, मैदान, पेड़ पौधे, बहती नदी, घरों की छत पर पतंग उड़ाते बच्चे, माँ के चेहरे पर छाई प्रसन्नता की लाली, मिंटू का खिलंदड़पन। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें भी कुछ ऐसा है जिससे किसी का भला हो सकता है। वह अपनी माँ को खुशी दे सकता है। उसका जीवन धरती का बोझ नहीं है, और उसके मन से मैल की सारी परतें उतर गई। राज्यपाल महोदय ने कहा, तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है। तुम्हें पुलिस में नौकरी देंगे हम। हमें बहादुरों की जरूरत है। जितना मन करे पढ़ो, स्कूल जाओ। तुम्हें कोई फेल तो कर ही नहीं सकता। सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये क्या हुआ? एक अच्छे काम के बदले उसकी आजादी छिन गई। मिली हुई प्रतिष्ठा को वह खोना नहीं चाहता। किताबों से उसे कुछ नहीं मिल सका था। घेर घार कर फिर वहीं आ गए लोग। जब आता नहीं है तो कैसे पढ़े? बड़ी परेशानी में फंसा था चंदू। दादाजी ने उसे पढ़ाना शुरू किया था। वे गौरवान्वित हो उठे थे अपने पोते के कार्य से। पुलिस में नौकरी मिली थी उसे इंटर पास होने के बाद। ट्रेनिंग के बाद नक्सली क्षेत्र बीजापुर में पदस्थापना हुई थी उसकी।
जीवन में कई मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होता गया। मिंटू पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। माँ नाती पोतों में अपने सारे दुख भूल गई। उस दिन हेलीकॉप्टर में घूमते हुए जो चमक थी उसके चेहरे पर, वही तो चंदू के दिल के अंधेरे में रोशनी बनकर उतर गई थी। वह चाहता था माँ हमेशा इसी प्रकार खुश रहे। दादा दादी परम धाम के वासी हो गए थे। नए घर में रहती है माँ, दरवाजे पर सब्जी खरीदती है पकाने के लिए। वन, पर्वत, नदी, नाले, भयानक मच्छर, बीमारियां, नक्सली द्वारा किया गया हंगामा, संगी साथियों की शहादत, सब कुछ है यादों की पिटारी में। एक दिन उसे पुलिस में लिया गया था। वैसे ही अब इतने सालों बाद विभाग से रिटायर कर विदा कर दिया गया है। फर्क है कुछ तो दोनों विषयों में। पहले वह खाली हाथ आया था विभाग में। सब्जी बेचती माँ, पेंशन पर जीते दादा दादी, एक बेरोजगार भाई, टूटा फूटा घर जहां से पापा चले गए थे, एक दुबला पतला लंबा सा नौजवान जिसके हौसले की परीक्षा हो चुकी थी। विदाई के समय वह एक 60 साल का व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी मूंछों में सफेदी आ गई थी। बहुत सारा रुपया, मान, प्रतिष्ठा लेकर वापस आया था वह। आज फिर बैठा था तन्हा उसी पुल पर जिसने उसकी जिंदगी बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नदी का मटमैला जल लहरों के साथ उछल उछल कर तरह तरह से रूप धर रहा था, और वो पानी की आवाज उसको आज भी वही सुकून दे रही थी जैसे वर्षों पहले देती थी।